अध्याय 7 अलमारी में छिपा बहरूपिया। मेलफॉय सुबह तक क्लास में नहीं आया। जादुई काढ़े की क्लास में जब नागशक्ति और गरुड़द्वार के विद्यार्थियों की आधे पीरियड की पढ़ाई हो चुकी थी, तब वह शान से क्लास के अंदर आया। उसके दाएं हाथ पर पट्टियां बंधी थी। हाथ को सहारा देने के लिए गले में भी पट्टी बंधी थी। हैरी के हिसाब से मेलफॉय इस तरह का नाटक कर रहा था जैसे वो किसी खतरनाक युद्ध में बचने वाला बहादुर सैनिक हो। हाथ कैसा है ड्रेको? पेंसी पाकिस्तान ने पूछा। क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, मेलफॉय ने बहादुरी से चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। लेकिन जब पेंसी दूसरी तरफ देखने लगी तो हैरी के सामने उसने क्रैब और गोयल को आंख मारी। बैठ जाओ, प्रोफेसर स्नेप ने धीमे अंदाज में मेलफॉय से कहा। हैरी और रॉन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर वे देर से आए होते तो स्नेप ने बैठ जाओ नहीं कहा होता, उन्होंने सजा दी होती। लेकिन मेलफॉय को स्नेप की क्लास में हमेशा हर मामले में बहुत छूट मिलती थी। स्नेप नागशक्ति हाउस के प्रमुख थे और आमतौर पर बाकी विद्यार्थियों की तुलना में अपने हाउस के विद्यार्थियों को ज्यादा पसंद करते थे। वे लोग आज एक नया काढ़ा बना रहे थे, सिकोड़ने वाला काढ़ा। मेलफॉय ने हैरी और रॉन के ठीक पास अपनी कढ़ाई रख ली ताकि वो उन्हीं की टेबल पर काढ़ा बनाने की तैयारी कर सके। मेलफॉय ने कहा, सर, मुझे गुलबहार के पौधे की जड़ों को काटने में किसी की मदद चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में चोट। स्नेप ने ऊपर देखे बिना कहा। वीजली, मेलफॉय की जड़ें काट दो। रॉन का चेहरा ईंट की तरह लाल हो गया। उसने जलकर मेलफॉय से कहा, तुम्हारे हाथ में कोई चोट वोट नहीं है। मेलफॉय उसे देखकर भद्दे तरीके से मुस्कुराया। वीजली, तुमने प्रोफेसर स्नेप की बात सुन ली है ना? इन जड़ों को काट दो। रॉन ने अपना चाकू उठाया, मेलफॉय की जड़ों को अपनी तरफ खींचा और उन्हें लापरवाही से काटने लगा ताकि वे सब अलग अलग आकार की हों। मेलफॉय ने कहा, सर, वीजली मेरी जड़ों को आड़ी तिरछी काट रहा है। स्नेप उनकी टेबल के पास आए और अपनी तिरछी नाक के नीचे नजरें डालते हुए उन जड़ों को देखा। इसके बाद अपने लंबे चिपचिपे और काले बालों को लहराते हुए वे कटुलता से मुस्कुराए और रॉन से बोले, मेलफॉय से अपनी जड़ें बदल लो वीजली। लेकिन सर, रॉन ने अपनी जड़ों को बिल्कुल बराबर काटने में 15 मिनट लगाए थे। जल्दी, स्नेप ने बेहद खतरनाक आवाज में कहा। रॉन ने अपनी अच्छी तरह से कटी हुई जड़ों को टेबल के पार मेलफॉय की तरफ धका दिया और दोबारा चाकू उठा लिया। और सर, मुझे सूखे अंजीर को छीलने के लिए भी किसी की मदद चाहिए, मेलफॉय ने कहा। उसकी आवाज में द्वेषपूर्ण हंसी साफ झलक रही थी। पॉटर, तुम मेलफॉय का सूखा अंजीर छील दो, स्नेप ने कहा और उस पर बहुत हिकारत भरी निगाह डाली जो वे सिर्फ उसी पर डालते थे। हैरी ने मेलफॉय का अंजीर ले लिया। उधर रॉन आड़ी तिरछी जड़ों को बराबर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब उनका प्रयोग उसी को करना था। हैरी ने जल्दी जल्दी सूखा अंजीर छीला और कुछ कहे बिना उसे टेबल पर मेलफॉय के सामने पटक दिया। मेलफॉय पहले से भी ज्यादा दांत दिखा रहा था। अपने दोस्त हैग्रिड से हाल ही में मिले हो क्या? उसने धीमे से पूछा। तुमसे मतलब? रॉन ने ऊपर देखे बिना झटके से कहा। मुझे लगता है वह ज्यादा समय तक टीचर नहीं रह पाएगा, मेलफॉय ने दुख का नाटक करते हुए कहा। डैडी मेरी चोट के बारे में खुश नहीं है। रॉन गुर्राया। मेलफॉय, अगर तुम इसी तरह बोलते रहे तो मैं तुम्हें सचमुच चोट पहुंचा दूंगा। उन्होंने स्कूल के गवर्नरों से शिकायत कर दी है और जादू मंत्रालय से भी। डैडी बहुत पहुंच वाले हैं और इस तरह की बड़ी चोट। मेलफॉय ने एक बड़ी झूठी आह भरी। कौन जाने मेरा हाथ कभी पहले जैसा हो पाएगा भी या नहीं। तुम चोट का यह नाटक इसलिए कर रहे हो, हैरी ने कहा। चूंकि उसका हाथ गुस्से की वजह से कांप रहा था इसलिए उसने गलती से मृत कैटरपिलर का सिर काट दिया था। तुम हैग्रिड को निकलवाना चाहते हो। मेलफॉय अपनी आवाज नीची करते हुए फुसफुसाया। यह तो सिर्फ एक बात है पॉटर, इसके और भी फायदे हैं। वीजली, मेरा कैटरपिलर काट दो। कुछ दूरी पर नेविल मुश्किल में था। जादुई काढ़े की क्लास में नेविल की हालत हमेशा खराब रहती थी। यह उसका सबसे कमजोर विषय था और प्रोफेसर स्नेप की दहशत की वजह से उसकी हालत 10 गुना खराब हो जाती थी। उसका काढ़ा, जिसे चमकीला हरा होना चाहिए था, नारंगी है लॉन्ग बॉटम, स्नेप ने कहा। उन्होंने थोड़ा काढ़ा लेकर फिर से कढ़ाई में गिरा दिया ताकि हर कोई देख सके। नारंगी है? मुझे बताओ लड़के, तुम्हारी इस मोटी खोपड़ी में कभी कोई बात घुसती भी है या नहीं? मैंने साफ साफ कहा था कि चूहे की सिर्फ एक तीली की जरूरत है। मैंने साफ शब्दों में बताया था कि जोंक का सिर्फ 1 चम्मच रस काफी है। तुम्हें समझाने के लिए मैं क्या करूं लॉन्ग बॉटम? नेविल का चेहरा गुलाबी हो गया और वह कांपने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बस रोने ही वाला हो। हरमाइनी ने कहा, सर, मैं काढ़े को सही करने में नेविल की मदद कर सकती हूँ। मुझे याद नहीं है मिस ग्रेंजर कि मैंने आपसे अपना ज्ञान बिगाड़ने के लिए कहा था।
स्नेप ने ठंडेपन से कहा और हरमाइनी का चेहरा भी नेविल जितना ही गुलाबी हो गया। लॉन्ग बॉटम, इस क्लास के अंत में हम इस काढ़े की कुछ बूंदे तुम्हारे मेढक को पिलाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। शायद इससे तुम्हें सही काढ़ा बनाने में प्रेरणा मिले। स्नेप दूर चले गए और नेविल डर से कांपता हुआ खड़ा रहा। उसने हरमाइनी से विनती की, मेरी मदद करो। अरे हैरी! सीमस फिनिगन हैरी का पीतल का तराजू उधार लेने के लिए आगे झुका। क्या तुमने सुना? आज के दैनिक जादूगर में छपा है, सीरियस ब्लैक दिखा है। कहाँ? हैरी और रॉन ने जल्दी से पूछा। टेबल के दूसरी तरफ बैठे मेल्फॉय ने ऊपर देखा और वह भी ध्यान से सुनने लगा। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, रोमांचित दिख रहा है, सीमस ने कहा। उसे एक मगलू महिला ने देखा था। जाहिर है उसे पूरी बात मालूम नहीं थी। मगलू से साधारण अपराधी ही मानते हैं, इसलिए उसने हॉटलाइन पर फोन कर दिया। जब तक जादू मंत्रालय के लोग वहां पहुंचे तब तक वो भाग चुका था। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, रॉन ने हैरी की तरफ अर्थपूर्ण निगाह डालते हुए कहा। वह मुड़ा और देखा कि मेल्फॉय उन्हें देख रहा है। क्यों मेल्फॉय, कोई और चीज छीनना है? लेकिन मेल्फॉय की आंखों में शैतानी चमक थी और वे हैरी पर टिकी हुई थी। वह टेबल पर आगे झुका। ब्लैक को अकेले ही पकड़ने के बारे में सोच रहे हो पॉटर? हाँ, यही सही है, हैरी ने यूं ही कह दिया। मेल्फॉय के पतले चेहरे पर शैतानी दुष्ट मुस्कान आ गई। जाहिर है अगर मैं तुम्हारी जगह होता, उसने धीमे से कहा, तो मैं बहुत पहले ही कोई ना कोई कदम तो उठा ही चुका होता। मैं अच्छे बच्चे की तरह स्कूल में नहीं रुकता, मैं बाहर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता। रॉन ने पूछा, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो मेल्फॉय? तुम्हें नहीं पता पॉटर? मेल्फॉय की पीली आंखें सिकुड़ गई। क्या? मेल्फॉय व्यंग से धीमी हंसी हंसा। शायद तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते हो, उसने कहा। ब्लैक को पकड़ने का काम दम पिशाचों पर छोड़ना चाहते हो, है ना? लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बदला लेता, मैं खुद उसे पकड़ने जाता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हैरी ने गुस्से से पूछा। लेकिन उसी समय स्नेप ने कहा, अब तक तुमने अपना सारा सामान मिला लिया होगा। पीने से पहले इस काढ़े को पकाना पड़ता है, उसको उबालते समय थोड़े दूर रहना। फिर हम लॉन्ग बॉटम के काढ़े की जांच करेंगे। क्रैब और गोयल खुलकर हंसे जब उन्होंने देखा कि नेविल जोर जोर से अपना काढ़ा हिला रहा है और पसीना पसीना हो रहा है। हरमाइनी उसे अपने मुंह के कोने से हिदायत देती जा रही थी ताकि स्नेप न देख लें। हैरी और रॉन ने अपना बचा हुआ सामान पैक किया और अपने हाथ धोने के लिए कोने वाले वॉश बेसिन तक गए। मेल्फॉय का क्या मतलब था? हैरी ने रॉन से पूछा जब उसने एक जानवर की मुंह की आकृति से निकलने वाले बर्फीले पानी से अपने हाथ धोए। मैं ब्लैक से बदला क्यों लूंगा? उसने मेरा क्या बिगाड़ा है अब तक? वह तो बस यूं ही कुछ भी बोल रहा है, रॉन ने वैशी अंदाज में कहा। वह तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम कोई मूर्खतापूर्ण काम कर बैठो। क्लास खत्म होने का समय करीब आ गया था। स्नेप नेविल के पास आए जो अपनी कढ़ाई के पास दुबका हुआ था। सब लोग यहाँ आ जाओ, स्नेप ने कहा। उनकी काली आंखें चमक रही थी। सब लोग देखो कि लॉन्ग बॉटम की मेढक के साथ क्या होता है। अगर उसने सिकुड़ने वाला काढ़ा सही बनाया तो उसका मेढक सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, और अगर उसका काढ़ा गड़बड़ है, जिसका मुझे पूरा यकीन है, तो उसका मेढक मर जाएगा। गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने डरते हुए और नागशक्ति के विद्यार्थियों ने रोमांचित होते हुए देखा। स्नेप ने अपने बाएं हाथ में ट्रेवर नाम के मेढक को पकड़ा और नेविल के हरे काढ़े में एक छोटी चम्मच डुबाई। फिर उन्होंने ट्रेवर के गले में कुछ बूंदें टपका दी। एक पल खामोशी छाई रही। जब काढ़ा ट्रेवर के गले के नीचे गया, फिर एक हल्की सी आवाज हुई और ट्रेवर सिकुड़कर स्नेप की हथेली पर थिरकने लगा। गुरुद्वार के विद्यार्थी ताली बजाने लगे। स्नेप का मुंह जरा सा हो गया। उन्होंने अपने दुशाले की जेब से एक छोटी बोतल बाहर निकाली और उसकी कुछ बूंदें ट्रेवर के ऊपर डाली, जिससे वो फिर से पहले जितना बड़ा हो गया। गुरुद्वार के 5 पॉइंट कम किए जाते हैं, स्नेप ने हर चेहरे से मुस्कुराहट गायब करते हुए कहा। मैंने तुम्हें मना किया था मिस ग्रेंजर कि तुम उसकी मदद मत करना। क्लास खत्म। हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रवेश हॉल की सीढ़ियों पर चढ़े। हैरी अब भी मेल्फॉय द्वारा कही बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि रॉन स्नेप पर गुस्सा हो रहा था। गरुड़द्वार के 5 पॉइंट कम इसलिए हो गए क्योंकि काढ़ा बिल्कुल सही बना था। तुमने झूठ क्यों नहीं बोला हरमाइनी? तुम्हें यह कह देना चाहिए था कि नेविल ने खुद ही काढ़ा बनाया है। हरमाइनी ने जवाब नहीं दिया। रॉन पलटा। हरमाइनी कहाँ गई? हैरी भी पलटा। वे लोग अब सीढ़ियों के ऊपर थे और बाकी विद्यार्थियों को पास से जाते हुए देख रहे थे, जो बड़े हॉल की तरफ लंच के लिए जा रहे थे। वह हमारे ठीक पीछे थी, रॉन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। मेल्फॉय उनके पास से गुजरा। वह क्रैब और ग्वेल के बीच से चल रहा था। वह हैरी की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराया और ओझल हो गया। हरमाइनी वहाँ है, हैरी ने कहा। हरमाइनी थोड़ी हाफती हुई सीढ़ियों से भागती हुई आ रही थी। उसके एक हाथ में उसका बैग था, दूसरे हाथ में वो अपने दुशाले के सामने कोई चीज लिए थी।
रॉन ने उससे पूछा। तुमने यह कैसे किया? क्या? हरमाइनी ने उनके पास आते हुए कहा। 1 मिनट पहले तुम ठीक हमारे पीछे थी और अगले ही पल तुम सीढ़ियों के नीचे कैसे पहुंच गई? क्या? हरमाइनी थोड़ी दुविधा में नजर आई। ओह, मुझे किसी चीज के लिए वापस लौटना पड़ा। अरे नहीं। हरमाइनी की बैग की सिलाई उधड़ गई। हैरी को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। उसे दिख रहा था कि बैग में कम से कम 1 दर्जन बड़ी और भारी पुस्तकें भरी थीं। तुम इन सबको साथ में लेकर क्यों घूम रही हो? रॉन ने उससे पूछा। तुम तो जानते ही हो मैंने कितने सारे विषय लिए हैं, हरमाइनी ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। क्या तुम इन पुस्तकों को पकड़ सकते हो? लेकिन रॉन ने उसकी पुस्तकों को पलटते हुए उनके कवर देखकर कहा, आज तो तुम्हारे ये विषय है ही नहीं। आज दोपहर को तो सिर्फ गुप्त कला से रक्षा की क्लास है। अरे हाँ, हरमाइनी ने दुविधा से कहा, लेकिन इसके बावजूद उसने सारी पुस्तकें अपने बैग में भर ली। मुझे आशा है कि लंच अच्छा होगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। और ये कहकर वो बड़े हॉल की तरफ धड़धड़ाती हुई चली गई। रॉन ने हैरी से पूछा, क्या तुम्हें नहीं ऐसा लग रहा कि हरमाइनी हमसे कोई बात छिपा रही है? जब वे गुप्त कलाओं से रक्षा की पहली क्लास में पढ़ने के लिए पहुंचे तो प्रोफेसर ल्यूपिन वहां नहीं थे। सबने बैठकर अपनी पुस्तकें, कलमें और चंपत्र बाहर निकाल लिए। फिर जब वे बातें करने लगे तो प्रोफेसर ल्यूपिन क्लास में आए। वे हल्के से मुस्कुराए और टीचर की डेस्क पर अपना पुराना ब्रीफकेस रख दिया। उनके कपड़े पहले जितने ही फटे पुराने लग रहे थे, लेकिन ट्रेन की तुलना में अब वे ज्यादा स्वस्थ दिख रहे थे, मानो उन्हें कुछ दिनों से भरपेट खाना मिल रहा हो। वे बोले, अपनी सभी पुस्तकें अपने अपने बैग में रख दो। आज हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। तुम्हें सिर्फ छड़ियों की जरूरत पड़ेगी। पुस्तकें रखते समय सब विद्यार्थियों ने उत्सुकता से एक दूसरे की तरफ देखा। गुप्त कलाओं से रक्षा विषय में पहले कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, जब तक कि पिछले साल के उस यादगार क्लास को न गिना जाए जब उनके पुराने टीचर क्लास में पिंजरा भरे नन्हे पिशाच लेकर आए थे और उन्हें क्लास में छोड़ दिया था। जब सब तैयार हो गए तो प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, ठीक है, सब लोग मेरे पीछे आओ। सभी विद्यार्थी हैरान थे, लेकिन वे उत्सुक भी थे। वे सब क्लासरूम से बाहर निकलकर प्रोफेसर ल्यूपिन के पीछे पीछे चल दिए। वे उन्हें वीरान गलियारे में ले गए और फिर एक बड़े मोड़ मुड़े, जहां उन्हें पीव्स नाम का भूत दिखा, जो बीच हवा में सिर के बल तैर रहा था और सबसे पास वाली की होल में च्युइंगम चिपका रहा था। पीव्स ने तब तक ऊपर नहीं देखा जब तक प्रोफेसर ल्यूपिन उससे सिर्फ 2 फुट की दूरी पर नहीं आ गए। फिर उसने अपने पैर हिलाए और गाने लगा। पगला दीवाना ल्यूपिन, पीव्स ने गाया। पगला दीवाना ल्यूपिन, पगला दीवाना ल्यूपिन। पीव्स वैसे तो हमेशा ही बदतमीजी और बदमाशी भरा व्यवहार करता था, लेकिन आमतौर पर वह टीचर्स के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाता था। सबने तत्काल प्रोफेसर ल्यूपिन को देखा कि वे इस अपमान को कैसे झेलते हैं। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि वे अब भी मुस्कुरा रहे थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पीव्स, तो उस च्युइंगम को की होल से बाहर निकाल लेता, उन्होंने खुशनुमा अंदाज में कहा। मिस्टर फिल्च अपनी झाड़ुएं नहीं निकाल पाएंगे। फिल्च हॉगवर्ट्स का चौकीदार था। वह बदमिजाज नकारा जादूगर था जिसके विद्यार्थियों से हमेशा मुठभेड़ होती रहती थी, और पीव्स से भी। बहरहाल पीव्स ने प्रोफेसर ल्यूपिन के शब्दों पर कतई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने उन्हें जीभ दिखाई। प्रोफेसर ल्यूपिन ने हल्के से आ बढ़ते हुए अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। यह एक छोटा लेकिन उपयोगी मंत्र है, उन्होंने पीछे खड़े विद्यार्थियों को बताया। जरा ध्यान से देखना। उन्होंने अपनी छड़ी कंधे तक उठाई और उड़न छू कहते हुए छड़ी पीव्स की तरफ कर दी। गोली की रफ्तार से च्युइंगम की होल से बाहर निकली और सीधे पीव्स के बाएं नथुने के अंदर चली गई। वह घूम गया और गालियां देते हुए चला गया। बहुत बढ़िया सर, डीन थॉमस ने हैरान होकर कहा। धन्यवाद डीन, प्रोफेसर ल्यूपिन ने अपनी छड़ी दोबारा अंदर रखते हुए कहा। तो अब आगे चलें। वे एक बार फिर चल दिए। पूरी क्लास अब फटे हाल प्रोफेसर ल्यूपिन को सम्मान के भाव से देख रही थी। वे उन्हें एक और गलियारे में ले गए। फिर वे स्टाफ रूम के दरवाजे के ठीक सामने रुके। प्रोफेसर ल्यूपिन ने स्टाफ रूम का दरवाजा खोला और अलग हटकर खड़े होते हुए कहा, अंदर चलो। स्टाफ रूम एक लंबा कमरा था जिसमें अलग अलग आकार की पुरानी कुर्सियां रखी थी, जिसमें सिवाय एक टीचर के और कोई नहीं था। प्रोफेसर स्नेप एक कुर्सी पर बैठे थे और जब क्लास अंदर घुसी तो उन्होंने घूमकर देखा। उनकी आंखें चमक रही थी और उनके मुंह पर कुटिल व्यंग का भाव था। जब प्रोफेसर ल्यूपिन अंदर आकर दरवाजा बंद करने लगे तो स्नेप ने कहा, खुला रहने दो ल्यूपिन, बेहतर होगा कि मैं ये सब न देखूं। वे खड़े होकर विद्यार्थियों के पास से जाने लगे। उनका काला दुशाला उनके पीछे लहरा रहा था। दरवाजे पर वे अपनी एड़ियों के बल पलटे और बोले, शायद किसी ने आपको चेतावनी नहीं दी है ल्यूपिन, लेकिन इस क्लास में नेविल लॉन्ग बॉटम है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उससे कोई मुश्किल काम करने को न कहें जब तक कि मिस ग्रेंजर उसके कान में सलाह न दें। नेविल का चेहरा लाल पड़ गया। हैरी ने स्नेप को गुस्से से घूरा। यही क्या कम बुरा था कि स्नेप नेविल को अपनी क्लास में सताते थे, लेकिन यह तो हद हो गई कि वे दूसरे टीचर के सामने भी ऐसा करना नहीं छोड़ रहे थे। प्रोफेसर ल्यूपिन ने अपनी भौहें उठाई।
मैं सबसे पहले नेविल से ही ये काम करवाना चाहता था, उन्होंने कहा, और मुझे यकीन है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। नेविल का चेहरा और भी लाल पड़ गया। स्नेप के होंठ सिकुड़ गए, लेकिन वे धड़ाम से दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। उधर चलते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन ने कमरे के कोने की तरफ चलने का इशारा किया। वहां एक पुरानी अलमारी के सिवाय कुछ नहीं था, जिसमें टीचर्स अपने अतिरिक्त दुशाले रखते थे। जब प्रोफेसर ल्यूपिन अलमारी के पास पहुंचे तो अलमारी अचानक हिली और दीवार से टकरा गई। जब यह देखकर कुछ विद्यार्थी दहशत में उछले तो प्रोफेसर ल्यूपिन ने उन्हें शांत करते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें एक बहरूपिया है। ज्यादातर विद्यार्थियों को ये चिंता की बात लग रही थी। नेविल ने प्रोफेसर ल्यूपिन को दहशत से देखा। सीमस फिनिगन दरवाजे के हिलते हैंडल को डरते हुए देख रहा था। प्रोफेसर ल्यूपिन ने कहा, बहरूपियों को अंधेरी और बंद जगह पसंद आती है। अलमारियां, बिस्तर के नीचे की खाली जगह, सिंक के नीचे की छोटी अलमारी। मुझे एक बार एक बहरूपिया दीवार घड़ी के अंदर छिपा मिला था। यह बहरूपिया कल दोपहर को यहाँ आया था और मैंने हेडमास्टर से आग्रह किया कि स्टाफ इसे मेरे 3rd ईयर के विद्यार्थियों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दें। तो हमें पहला सवाल यह पूछना चाहिए कि बहरूपिया क्या होता है। हरमाइनी ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। बहरूपिया वेश बदलने में माहिर होता है। यह वह रूप धारण कर लेता है जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। इससे बेहतर तो मैं भी नहीं बता सकता था, प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, और हरमाइनी के चेहरे पर चमक आ गई। अंधेरे में बैठे बहरूपियों ने अब तक कोई रूप धारण नहीं किया है। वह अभी यह भी नहीं जानता कि दरवाजे के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को किस चीज से डर लगता है। कोई भी नहीं जानता कि अकेले में बहरूपिया कैसा दिखता है, लेकिन बाहर निकलते ही ये तत्काल वह रूप बना लेगा जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। इसका मतलब है, प्रोफेसर ल्यूपिन ने नेविल की दहशत भरी चीख को नजरअंदाज करते हुए कहा, कि इस काम को शुरू करने से पहले ही बहरूपिया के सामने हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हैरी, क्या तुम इसका मतलब समझ गए हो? जब पास में हरमाइनी हो जो हवा में हाथ खड़ा करने के लिए पंजों के बल कूद रही हो तो जवाब देने की कोशिश करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हैरी ने कोशिश की। चूंकि हम बहुत से लोग हैं, इसलिए इसे यह पता नहीं चलेगा कि इसे कौन सा रूप बनाना चाहिए। बिल्कुल, प्रोफेसर ल्यूपिन ने कहा, और हरमाइनी ने थोड़ा निराशा से अपने हाथ नीचे किए। बहरूपिया का सामना करते वक्त समूह में रहना अच्छा होता है। इससे वह दुविधा में पड़ जाता है, उसे क्या बनना चाहिए, सिर्फ कटीलाश या मांस खाने वाला घोंघा। मैंने एक बार एक बहरूपिया को बिल्कुल यही गलती करते देखा। उसने 2 लोगों को एक साथ डराने की कोशिश की और खुद को आधे घोंघे में बदल लिया, जो जरा भी डरावना नहीं था। बहरूपिया को भगाने का एक आसान मंत्र है, लेकिन इसके लिए मानसिक शक्ति की जरूरत होती है। देखो, जो चीज बहरूपिया को सचमुच खत्म कर सकती है वह है हंसी। तुम्हें बस इतना करने की जरूरत है कि इसे ऐसा रूप धारण करने के लिए मजबूर कर दो जो तुम्हें मजेदार लगता हो। हम पहले बिना छड़ी के इस मंत्र का अभ्यास करते हैं। मेरे बाद बोले, हास्यांतरण। हास्यांतरण, पूरी क्लास एक साथ बोली। बढ़िया, प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन यह आसान पहलू था। देखो, लेकिन सिर्फ शब्द ही काफी नहीं है। और नेविल, यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है। अलमारी एक बार फिर हिली, लेकिन नेविल उससे ज्यादा हिल गया। वो इस तरह आगे बढ़ा जैसे उसे फांसी के तख्ते की तरफ जाने के लिए कहा गया हो। ठीक है नेविल, प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, पहली चीजें पहले करते हैं। तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? नेविल के होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। सुनाई नहीं दिया नेविल, प्रोफेसर ल्यूपिन ने खुशी खुशी कहा। नेविल ने चारों तरफ दहशत से देखा, जैसे किसी से मदद की भीख मांग रहा हो। फिर वह फुसफुसाहट भरे स्वर में बोला, प्रोफेसर स्नेप। सब लोग हंस पड़े, यहाँ तक कि नेविल के चेहरे पर भी माफी मांगने वाली हंसी आ गई। बहरहाल प्रोफेसर ल्यूपिन सोच विचार में पड़ गए। प्रोफेसर स्नेप, नेविल, मुझे यकीन है कि तुम अपनी दादी के साथ रहते हो। हाँ, नेविल ने घबरा कर कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहरूपिया दादी के रूप में आ जाए। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, प्रोफेसर ल्यूपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी दादी आमतौर पर कैसे कपड़े पहनती हैं? नेविल चौंक गया, लेकिन बोला, हमेशा वही हैट, ऊंचा हैट जिसके ऊपर एक गिद्ध बना है, और एक लंबी ड्रेस, आमतौर पर हरी, और कई बार लोमड़ी के फर का स्कार्फ। और हैंडबैग? प्रोफेसर ल्यूपिन ने पूछा। हाँ, बड़ा लाल वाला, नेविल बोला। तो फिर ठीक है, प्रोफेसर ल्यूपिन ने कहा। क्या तुम उनके कपड़ों की बिल्कुल साफ तस्वीर देख सकते हो नेविल? क्या तुम उन्हें अपने मन में साफ देख सकते हो? हाँ, नेविल ने निश्चितता से कहा। वह सोच रहा था कि इसके बाद जाने क्या होगा। नेविल, जब बहरूपिया इस अलमारी से बाहर निकलेगा और तुम्हें देखेगा तो वो प्रोफेसर स्नेप का रूप धारण कर लेगा, ल्यूपिन ने कहा। इसके बाद तुम अपनी छड़ी उठाना इस तरह और चिल्लाना, हास्यांतरण, और अपनी दादी के कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करना। अगर सब कुछ ठीक तरीके से होता है तो बहरूपिया प्रोफेसर स्नेप गिद्ध वाली हैट, हरी ड्रेस और बड़े लाल हैंडबैग वाला रूप धारण करने के लिए मजबूर हो जाएगा।
जोरदार हंसी का माहौल बन गया। अलमारी अब और बुरी तरह हिलने लगी। अगर नेविल सफल हो जाता है तो उसके बाद बहरूपिया हम सब पर ध्यान देगा, प्रोफेसर ल्यूपिन ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग एक पल के लिए इस बारे में सोचो कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, और ये कल्पना करो कि तुम इसे मजाकिया दिखने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो। कमरे में खामोशी छा गई। हैरी ने सोचा, उसे दुनिया में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है। उसके मन में पहला विचार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का आया। वोल्डेमॉर्ट जो फिर से ताकतवर बन गया था, लेकिन इससे पहले कि वो बहरूपिये वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ कोई रणनीति बनाता, उसके मन में एक भयंकर तस्वीर उभर आई। काले चोगे में वापस लौटता एक सड़ा चमकता हुआ हाथ, एक अदृश्य मुंह द्वारा ली जा रही लंबी खरखराती सांस, भयानक ठंडक जिसमें वह डूबने लगा था। हैरी ने कांपकर चारों तरफ देखा। वो सोच रहा था, काश किसी ने उसे कांपते न देखा हो। बहुत से लोगों की आंखें बंद थी। रॉन बुदबुदा रहा था, इसके पैर दूर हटाओ। हैरी अच्छी तरह जानता था कि वह किस बारे में सोच रहा होगा। रॉन को मकड़ियों से सबसे ज्यादा डर लगता था। सब तैयार हैं? प्रोफेसर ल्यूपिन ने पूछा। हैरी डर के सैलाब में गोते खा रहा था। वह तैयार नहीं था। कोई दमपिशाच को कम डरावना कैसे बना सकता है, लेकिन वह तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मांगना चाहता था। बाकी सब सिर हिला रहे थे और अपनी आस्तीनें चढ़ा रहे थे। नेविल, अब हम पीछे हट जाते हैं, प्रोफेसर ल्यूपिन बोले। तुम्हारे लिए मैदान खाली छोड़ देते हैं। तुम्हारे बाद मैं अगले विद्यार्थियों को आगे बुलाऊंगा। सब लोग पीछे हटो ताकि नेविल अकेले मुकाबला कर सके। सब पीछे जाकर दीवार से टिक गए। सिर्फ नेविल अलमारी के पास खड़ा रहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बहुत डर रहा था, लेकिन उसने अपने दुशाले की आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली थी और अपनी छड़ी तैयार रखी थी। नेविल, 3 की गिनती पर, प्रोफेसर ल्यूपिन ने अपनी छड़ी अलमारी के हैंडल की तरफ करते हुए कहा। 1, 2, 3, अब। प्रोफेसर ल्यूपिन की छड़ी से चिंगारियां निकली और दरवाजे के हैंडल पर पड़ी। अलमारी खुल गई। तिरछी नाक वाला खौफनाक स्नेप बाहर निकल आया। उसकी चमकती आंखें नेविल पर टिकी थीं। नेविल पीछे हट गया। उसने छड़ी ऊपर की और मुंह खोले खड़ा रहा। स्नेप दुशाले में हाथ डालता हुआ नेविल के पास पहुंच रहा था। हस्तांतरण, नेविल चीखा। छड़ी फटकारने जैसी आवाज आई। स्नेप लड़खड़ा गया। अब उसके शरीर पर एक लंबी जालीदार पोशाक आ गई थी। उसके सिर पर एक ऊंचा हैट आ चुका था जिसके ऊपर दीमक खाया हुआ गिद्ध था, और उसके हाथ में एक बड़ा लाल हैंडबैग झूल रहा था। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। बहरूपिया ठहरा, दुविधा में पड़ गया और प्रोफेसर ल्यूपिन चिल्लाए, पार्वती आगे आओ। पार्वती चलकर आगे पहुंची। उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। स्नेप उनकी तरफ बढ़ा। एक और कड़ाक की आवाज आई और अब स्नेप की जगह पर खून से सनी पट्टियां बंधी मम्मी थी। इसका दिखाई न दे रहा चेहरा पार्वती की तरफ घूमा और मम्मी अपने पैर घसीटते हुए, अपनी सख्त बाहों को उठाते हुए उसकी तरफ धीमे धीमे बढ़ने लगी। हस्तांतरण, पार्वती चिल्लाई। मम्मी के पैरों की पट्टी खुल गई। वो उसमें उलझकर चेहरे के बल गिर गई और उसका सिर अलग हो गया। सीमस, प्रोफेसर ल्यूपिन गरजे। सीमस पार्वती के पास से होता हुआ आगे बढ़ा। कड़ाक। जहां मम्मी थी, अब वहां एक महिला खड़ी थी जिसके काले बाल इतने लंबे थे कि फर्श को छू रहे थे। उसका चेहरा पतला और हरा था। वह एक मोहिनी थी। उसने अपना मुंह चौड़ा खोल लिया और कमरे में एक लंबी दुख भरी चीख भर गई, जिसे सुनकर हैरी के सिर के बाल खड़े हो गए। हस्तांतरण, सीमस चिल्लाया। मोहिनी ने भर्राई आवाज निकाली और अपना गला पकड़ लिया। उसकी आवाज चली गई थी। कड़ाक। मोहिनी अब चूहे में बदल गई थी जो अपनी ही पूंछ के पीछे गोल गोल घूम रही थी, और फिर कड़ाक, चूहा सांप में बदल गया जो लहराते और बल खाते हुए आगे बढ़ा। कड़ाक, फिर वो खून भरी आंख में बदल गया। बहरूपिया दुविधा में पड़ गया है, ल्यूपिन चिल्लाए। अब हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। डीन। डीन जल्दी से आगे आया। कड़ाक, आंख अब कटा हुआ हाथ बन गई। हाथ फर्श पर किसी केकड़े की तरह रेंगने लगी। हस्तांतरण, डीन चीखा। खट की आवाज हुई और हाथ चूहेदानी में फंस गया। बहुत बढ़िया रॉन, अब तुम्हारी बारी है। रॉन आगे उछल कर आया। कड़ाक, कुछ लोग चीख पड़े। 6 फुट ऊंची और बालों वाली एक विशाल मकड़ी रॉन की तरफ बढ़ने लगी। यह अपनी चिमटियों को टकरा कर डरावनी आवाजें निकाल रही थी। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि रॉन की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन फिर हस्तांतरण, रॉन चीखा और मकड़ी के पैर गायब हो गए। वह इधर से उधर घूमती रही। लेवेंडर ब्राउन चीख कर उसके रास्ते से हट गई। फिर मकड़ी हैरी के पैरों के पास आकर रुकी। उसने अपनी छड़ी उठाई। वह तैयार था, लेकिन यहाँ, प्रोफेसर ल्यूपिन अचानक चिल्लाए और जल्दी से हैरी के सामने आ गए। कड़ाक, बिना पैरों वाली मकड़ी गायब हो गई। एक पल के लिए सबने घूम कर देखा कि वो कहाँ चली गई। फिर उन्होंने देखा कि ल्यूपिन के सामने हवा में सफेद गोला था। ल्यूपिन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हस्तांतरण।
कड़ाक। आगे बढ़ो नेविल और उसे खत्म कर दो, ल्यूपिन ने कहा जब बहरूपिया कॉकरोच बनकर फर्श पर गिर गया। कड़ाक। स्नेप एक बार फिर लौट आया था। इस बार नेविल संकल्प के साथ आगे बढ़ा। हास्यांतरण, वो चिल्लाया और सबने देखा कि स्नेप एक बार फिर अपनी जालीदार पोशाक में आ गया था। फिर नेविल जोर से हंसा और बहरूपियों में एक धमाका हुआ। वह धुएं के हजारों टुकड़ों में फूट गया और गायब हो गया। जब पूरी क्लास ने जोरदार तालियां बजाई तो प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, बहुत बढ़िया नेविल, सबने बहुत अच्छा किया। देखने दो। हाँ, गरुड़द्वार के हर विद्यार्थी को बहरूपियों का मुकाबला करने के लिए 5-5 पॉइंट, नेविल को 10 क्योंकि उसने ये काम 2 बार किया, और हरमाइनी तथा हैरी को 5-5 पॉइंट। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हैरी ने कहा। तुमने और हरमाइनी ने क्लास के शुरू में मेरे सवालों का सही जवाब दिया था हैरी, ल्यूपिन ने हल्केपन से कहा। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा किया। यह बहुत अच्छी क्लास थी। तुम लोगों का होमवर्क यह है, बहरूपियों वाला अध्ययन पढ़कर उसे संक्षेप में लिखना। सोमवार को मुझे दे देना। बस इतना ही काफी है। रोमांचित स्वर में बातें करते हुए पूरी क्लास स्टाफ रूम से बाहर चल दी। बहरहाल हैरी खुद को खुश महसूस नहीं कर रहा था। प्रोफेसर ल्यूपिन ने जानबूझकर उसे बहरूपियों से मुकाबला नहीं करने दिया। क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने हैरी को ट्रेन में बेहोश कर दिया था और वे ऐसा मानते थे कि हैरी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था? क्या उन्होंने यह सोचा था कि हैरी एक बार फिर बेहोश हो जाएगा? लेकिन इस तरफ किसी और का ध्यान नहीं था। क्या तुमने मुझे उस मोहिनी का मुकाबला करते देखा? सीमस चिल्लाया। और हाथ? डीन ने अपना हाथ को लहराते हुए पूछा। और हैट पहने हुए स्नेप? और मेरी मम्मी? मैं यह सोच रही हूँ कि प्रोफेसर ल्यूपिन भाग दर्पण से क्यों डरते हैं? लेवेंडर ने पूछा। यह गुप्त कलाओं से रक्षा की हमारी अब तक की सबसे अच्छी क्लास थी, है ना? रोमांचित रॉन ने कहा जब वे अपने बैग लेने के लिए क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। वे बहुत अच्छे टीचर हैं, हरमाइनी ने प्रशंसा करते हुए कहा। लेकिन काश मुझे बहरूपियों से मुकाबला करने को मिलता। और तुम्हारे सामने क्या आता? रॉन ने हंसते हुए कहा। वह होमवर्क जिसमें 10 में से 9 नंबर मिले होते।